हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेयर आईएएस पर। हम पढ़ चुके हैं, अभी हम 3 वीडियो उस पर बना चुके हैं पूर्व मौर्य मौर्य तथा मौर्योत्तर काल घटनाक्रम पर। अब हमारा पेज नंबर 8 आ चुका है, जिसे हमें आज पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ सवाल हैं जिनकी व्याख्या उत्तर सहित व्याख्या बताई जाएगी। चलिए देखते हैं फिर। प्रश्न नंबर हमारा अब चल रहा है 23। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 22। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत में कौन सा सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो उसमें हमारा हो जाएगा डी, मगध। हाँ, मगध ही हमारा सबसे शक्तिशाली था। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर मगध था। मगध के शक्तिशाली होने में उसके भौगोलिक स्थिति की महत्वपूर्ण थी। इसके साथ ही सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी इसको शक्तिशाली बनाने में सहायक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा हमारा। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? ए बैक्टीरिया, बी सीथिया, सी जेडेशिया, डी आर्या। ये राज्य भी लग रहे हैं और आज के टाइम के वायरस भी लग रहे हैं। चलिए जानते हैं। इसमें हमारा हो जाएगा ए बैक्टीरिया। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य बैक्टीरिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 25। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर भारत पर हमला करने वाला था तब भारत के मगध उस पर किन राजवंशों का शासन चल रहा था? ए नंद वंश का, बी मौर्य वंश का, सी शुंग वंश का, डी कर्ण वंश का। तो ये इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ए नंद वंश। जी, उस टाइम नंद वंश का शासन चल रहा था जिस टाइम सिकंदर भारत पर हमला करने वाला था। व्याख्या कर लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय संपूर्ण उत्तर भारत पर मगध वंश का राज्य था। मगध वंश के अंतर्गत नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था, परंतु घनानंद के युद्ध में हार गया था। फिर भी सिकंदर घनानंद से बहुत प्रभावित हुआ था एवं बिना क्षति पहुंचाए आगे की ओर बढ़ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26। कथन ए अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण आर कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रित करता था। कूट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अब व्याख्या करते हैं। चूंकि प्राचीन भारत में कलिंग उड़ीसा का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था, इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय और समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था।
अशोक एवं उसके परावर्ती तथा पूर्ववर्ती शासकों ने कलिंग को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास किए। चलिए प्रश्न नंबर हम अपना 27 देखते हैं। कथन ए, जैन के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। कूट दिए हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या कर लेते हैं। जैन धर्म में किसी भी प्रकार की हिंसा न करने को कहा गया है। चूँकि जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने से कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। चलिए अब अगला प्रश्न हम 28 देखते हैं। सॉरी फॉर लेट। उसके आगे का भी वो रह गया है, सॉरी। क्योंकि कृषि कार्य में कृषि यंत्रों हल के प्रयोग से कीटों एवं पीड़कों की हत्या होती थी, अतः ए और आर कारण दोनों सही हैं एवं कारण आर कथन की सही व्याख्या भी करता है, अतः उत्तर विकल्प ए सही होगा। हमने जैसे पढ़ा अभी कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, जिसमें हमारा ए और आर ये दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में कब लाया गया? ए, ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? ग्रीकों द्वारा। बी, शकों द्वारा। सी, पार्थिनियों द्वारा। डी, मुगलों द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए, ग्रीकों द्वारा। व्याख्या कर लेते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीक शासक सिकंदर द्वारा लाया गया। उसने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान का शासन अपने सेनापति सेल्यूकस को सौंपा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, व्याख्या भी करेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ए, पार्श्व ने। बी, नागार्जुन ने। सी, शूद्रक ने। डी, वसुमित्र ने। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, वसुमित्र ने। व्याख्या कर लेते हैं। चौथी बौद्ध संगीति, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, कश्मीर, कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए, प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। इसमें हमारा सही आंसर है डी कथन हमारा सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। व्याख्या कर लेते हैं। विशाख दत्त ने 2 नाटकों मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। मुद्रा राक्षस की रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी है।
के पूर्वार्ध में की गई थी। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के विषय में एक साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस नाटक में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर हम 31वां देखते हैं अब। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित का अवसर होता था। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोचित का अवसर होता था। चलिए हमारा ये प्रश्न भी ख़त्म हो गया। अब हम अगली बार जल्दी ही वीडियो आएगा आपके पास पेज नंबर 9 का। इससे ही जुड़े कुछ मौर्य वंश के घटनाक्रम से जुड़े कुछ सवाल फिर आपके सामने आएंगे। तब तक ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।